देखिए लड़ाई हो रही है इस वक्त, बाकायदा जंग जारी है जजेस के और पार्लियामेंट के दरमियान। फेडरल गवर्नमेंट को कहा गया हुआ है कि 21 अरब रुपए आप पंजाब में इलेक्शन के लिए जारी करें। लेकिन सर राना सनाउल्लाह साहब तो कहते हैं कि जी 14 मई को इलेक्शन किसी सूरत मुमकिन ही नहीं है। दो ही फरीक हैं जो कि इस वक्त 14 मई के ऊपर इलेक्शन पे जोर दे रहे हैं, एक हम इमरान खान हैं और दूसरे हम जो है वो उमरताब बंदयाल साहब। इमरान खान साहब बाल्टी में छुप के आते हैं और दूसरों को कहते हैं कि वो बहुत डरपोक हैं। सियासत के अंदर जितना भी जंग पड़ा हुआ है वो जनाबे चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल साहब के फैसलों के बायस पड़ा हुआ है। कौमी असम्बली के इजलास में आज कुछ ना कुछ होना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बात से बात के साथ मैं हूं आपकी मेजबान अफीफा राव और मेरे साथ मौजूद है मुल्क के नामवर तज्ज़ियाकार रिजवान रज़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? खैरियत से हैं? बिल्कुल सर, लेकिन हमारे सुप्रीम कोर्ट के हवाले से मैं जानना चाहूंगी आपसे कि सुप्रीम कोर्ट का जो इस्लाहाती बिल था आज उस जो हियरिंग हुई है वो आप बताइएगा कि आपको उससे क्या फील आ रही है कि अब ये मामला जो है वो किस तरफ जाएगा, इस्लाहात हो पाएंगी या जो है इसको बैकआउट करना पड़ेगा, क्या बनेगा इसका? देखिए इसके ऊपर हमारे दोस्त हैं मतीउल्लाह जाद साहब, उन्होंने एक मजेदार ट्वीट की है, तो मैं पहले वो ट्वीट पढ़ दूं फिर मैं आता हूं आपके सवाल की तरफ। वो लिखते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट उमर अताब बंदयाल ने चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल के बेंच की तश्कील के मुतल्लक अख्तियारात के हक में तफसीली दलाइल दिए और जो मीडिया में भरपूर अंदाज में रिपोर्ट हुए। एडवोकेट उमर अताब बंदयाल के दलाइल खत्म हुए तो चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने दूसरे वकला को सुनने की बजाय समाअत 8 मई तक मुलतवी कर दी। एडवोकेट उमर अताब बंदयाल ने इल्जाम लगाया कि सियासतदान अपने मनपसंद के जजों के जरिए मनपसंद के फैसले लेना चाहते हैं, हालांकि आइन ने ऐसा करने का अख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस को दे रखा है। बेंच की तश्कील 9 की दरखास्तों की मुखालफत करते हुए एडवोकेट उमर अताब बंदयाल ने कहा कि यह अख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस का होता है। चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने एडवोकेट उमर अताब बंदयाल से इत्तफाक करते हुए रिमार्क्स दिए कि जब तक बेंच पर मौजूद किसी जज यानी जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल की सरबराही में कायम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई नहीं करती, इस वक्त तक जज को बतौर जज काम करने से नहीं रोका जा सकता। एडवोकेट उमर अताब बंदयाल ने अपने दलाइल में इल्जाम लगाया कि सियासतदानों ने अदालती माहौल को आलूदा कर दिया है और इस बात की तईद करते हुए चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने लुकमा दिया कि ये सियासतदान इंसाफ नहीं बल्कि अपनी पसंद की अहकामात चाहते हैं, जबकि फैसले तो हमारी पसंद के होंगे। चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने एडवोकेट उमर अताब बंदयाल के दलाइल मंजूर करते हुए पाकिस्तान के अटार्नी जनरल और पाकिस्तान बार काउंसिल की बेंच की तश्कील 9 की जुबानी दरखास्तें जुबानी तौर पर ही मुस्तरद कर दी। पार्लियामेंट के कानून को मुस्तरद करवाने वाले दरखास्त गुजारों के वकील ख्वाजा अहमद तारिक रहीम ने सर हिलाकर एडवोकेट उमर अताब बंदयाल के दलाइल से इत्तफाक करने का ऐलान कर दिया। आइंदा समाअत पर भी एडवोकेट उमर अताब बंदयाल का चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल के अख्तियारात में हक में दलाइल जारी रखने का इम्कान है। ये तो थी लाइटर टर्म के ऊपर। देखिए बात ये है कि इससे मुझे तो ये लगता है कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं जिन्होंने गुज़िश्ता रोज एक जजों को ईद मिलन पार्टी पे बुलाया था और जिसके अंदर 14 जज जो हैं वो शरीक हुए हैं 15 में से, और एक जज जो हैं काजी फायजी साहब वो इसलिए शरीक नहीं हुए क्योंकि उनका क्यूरेटिव रिव्यू जो है वो चीफ जस्टिस साहब के पास ज़ेर समाअत है, तो इसलिए वो शरीक नहीं हुए। तो उससे उन्होंने वो खबर फिर छपवाई गई मीडिया में, उससे उन्होंने पावर अटेन करते हुए उन्होंने आज ये ऐलान कर दिया कि वो वहीं पे हैं, खड़े हैं जहाँ पे वो पिछली तारीख समाअत पे खड़े थे। ताहम पीठ तक इसको उन्होंने मुलतवी कर दिया और साथ में उन्होंने कह दिया कि ये जो है ये तो नहीं रहेगा, ये कानून तो नहीं रहेगा। ठीक है, अपना माइंड उन्होंने दे दिया है, इसलिए इस पे अब ज़ाहिर है कि उन्होंने साथ में पार्लियामेंट से कौमी असम्बली से 5 इजलासों की
कार्रवाई जो है वो जो तहरीरी होती है, ज़ाहिर है कि कार्रवाई जो हो रही होती है वो लिखी भी जा रही होती है, वो तलब भी कर ली है। अच्छा, ये कार्रवाई जो है ये पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, कोई भी शख्स जो है ये कार्रवाई जाके देख भी सकता है, लाइब्रेरी में पढ़ भी सकता है। लेकिन रजिस्ट्रार के जरिए एक खत लिखा गया है, और खत लिखा गया है स्पीकर कौमी असम्बली को कि वो ना सिर्फ के गुज़िश्ता 5 इजलासों की कार्रवाई मुहैया करें, बल्कि वो जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस है जिसने ये कहा था कि जनाब हमने 21 अरब रुपए रिलीज नहीं करने, उसकी भी कार्रवाई मांग ली है उन्होंने। अब देखें 4 बजे इजलास है, जब हम ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके बाद होगा, तो देखें उसके अंदर अब कौमी असम्बली का क्या रिएक्शन आता है। सर, आपने इजलास की बात की तो मुझे जहां तक याद पड़ता है कि ये इजलास तो शेड्यूल था 3 मई के लिए, और आज 2 मई को ये इजलास जो तलब किया गया, तो इसकी क्या खास वजह है? देखिए, लड़ाई हो रही है इस वक्त, बाकायदा जंग जारी है जजेस के और पार्लियामेंट के दरमियान, और पार्लियामेंट को ज़ाहिर है कोई खबर मिल चुकी होगी कि जनाब ये जो है ये इस तरह की कोई कार्रवाई करने का इरादा रखते हैं, तो इसलिए उन्होंने इजलास बुलाया है। अब देखना ये है कि पार्लियामेंट आगे से क्या रिएक्ट करती है, कौमी असम्बली आगे से रिएक्ट क्या करती है। इसमें मैं आपको एक और भी बात बताता चलूं कि कौमी असम्बली और सेनेट का मुश्तरका इजलास जो था वो 14 को तलब किया गया हुआ था, 13 मई को, वो भी अब उन्होंने 4 मई को तलब कर लिया, यानी कि परसों। और स्पीकर ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसके अंदर उन्होंने अपनी खसूसी इख्तियारात का जिक्र करते हुए कि स्पीकर जो है इस इजलास को जल्दी तलब कर सकता है, वो तलब कर लिया है। तो जिस तरह कहा गया था, हमने अपने पिछले व्लॉग में कहा था कि अगला हफ्ता बहुत ही जो होगा गुमसान का रंग पड़ेगा, तो वो गुमसान का रंग जो है वो हमें शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। अभी वो जो है अभी उस केस ने टेकअप होना है जिसके तहत फेडरल गवर्नमेंट को कहा गया हुआ है कि 21 अरब रुपए आप पंजाब में इलेक्शन के लिए जारी करें, जो कि उन्होंने अभी तक जारी नहीं किए। लेकिन सर, राना सनाउल्लाह साहब तो कहते हैं कि जी 14 मई को इलेक्शन किसी सूरत मुमकिन ही नहीं है, तो अब अगर पैसे जारी हो भी जाए तो क्या मुमकिन हो पाएगा इलेक्शन? मेरा आज हम 2 तारीख में बैठे हुए ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं, और 2 तारीख के अंदर जो है वो अभी तक तो कोई गहमा गहमी इलेक्शन वाली तो नजर नहीं आती। अगर हम ये देखें तो मेरा ख्याल है कि नहीं, मुमकिन नहीं होंगे। राना सनाउल्लाह साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब ये फरमा रहे हैं कि अगर 14 कल जो उन्होंने तकरीर की है, लेबर अपनी रैली उन्होंने निकाली थी, बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि वो उस रैली की क़यादत उन्होंने बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठ के की है, जिसके इर्द गिर्द उन्होंने ह्यूमन शील्ड भी रखी होती है। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि वो रैली उनके शान शान नहीं थी। इस तरह की कमज़ोर किस्म की रैली इमरान खान साहब ने कभी नहीं निकाली, लेकिन बहरहाल उससे खिताब करते हुए उन्होंने कहा था कि अगर 14 मई को इन्होंने असम्बली तोड़ने का ऐलान नहीं किया तो फिर हम सड़कों पे आएंगे और हम जो है 14 मई वाले इलेक्शन भी करवाएंगे। अब हम का लफ्ज जब उन्होंने इस्तेमाल किया तो पता नहीं अब हम में वो किन किन को शामिल करते हैं। यकीनन 2 ही फरीक हैं जो कि इस वक्त 14 मई के ऊपर इलेक्शन पे जोर दे रहे हैं। एक हम इमरान खान है, और दूसरे हम जो है वो उमर अता बंदयाल साहब। सर, उमर अता बंदयाल साहब की अभी जैसे जो आपने पहले ट्वीट पढ़ी थी उसमें आपने एक स्टेटमेंट का जिक्र किया कि जो सियासतदान है वो अपने मनपसंद फैसले चाहते हैं, लेकिन फैसले जो है वो अदालत की पसंद के होंगे, तो फैसले तो इंसाफ पर मबनी होना चाहिए ना, बेशक वो किसी की भी पसंद का हो। देखिए, अगर सियासतदान मनपसंद फैसले चाहते हैं तो जज साहब भी तो अपनी मर्जी के मनपसंद बेंच बनाते हैं ना, तो ये बात उन्हें कहना बनता नहीं था, क्योंकि जो हरकत वो खुद कर रहे हैं उसका इल्जाम वो दूसरों पे लगा रहे हैं। तो फिर मेरा फिक्रा जो है वो अब तो खैर हर कोई बोलता है, शाहजेब खानजादा भी बोलता है, आज जियो की एक हेडलाइन के अंदर भी वो फिक्रा लगाया गया हुआ है कि जो जुर्म ये लम्हा मौजूद में कर रहे होते हैं उसका इल्जाम दूसरों पे लगा रहे होते हैं। इमरान खान साहब बाल्टी में छुप के आते हैं और दूसरों को कहते हैं कि वो बहुत डरपोक हैं। ठीक है, तो इसलिए कम से कम मेरा मतलब है कि वो बात तो ना कहीं जो आप खुद कर रहे हैं। अब देखिए, इस वक्त सियासत के अंदर जितना भी गंद पड़ा हुआ है
وہ جناب چیف جسٹس عمرتا بندیال صاحب کے فیصلوں کے باعث پڑا ہوا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ سیاست دانوں نے عدلیہ کے اندر گند مار دیا ہے، گند مچا دیا ہے یا گندا کر دیا ہے۔ تو میرا مطلب یہ ہے کہ ان کی ساز صاحبہ کی آڈیو تو ہم نے تو لیک نہیں نہ کی، جنہوں نے کی ہے تو پھر مطلب کہ وہاں پہ تو کوئی اور گند پڑا ہوا نظر آ رہا ہے، تو وہ اپنے کن سے شاید توجہ ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت گمسان کا رنگ پڑنا ہے۔ آئی وش کہ ہم لیٹ ہی ریکارڈ کر سکتے، ٹیکنیکل فیسلٹیز کی عدم دستیابی ہوتی ہے۔ ہم قومی اسمبلی کا اجلاس دیکھ لیتے ہیں، قومی اسمبلی کے اجلاس میں آج کچھ نہ کچھ ہونا ہے۔ جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ نواز شریف نے شہباز شریف کو کہا ہے کہ آپ آل آؤٹ جائیں، اور اس کی وجہ کیا ہے، مطلب آل آؤٹ جائیں اور کوئی کسی کا دھیان اور لحاظ نہیں کرنا۔ اب اگر ہم اس خبر کی بات کر لیں، یہ خبر میرے پاس کیونکہ ایکسکلوسیو ہے، تو اس کی بات کر لیں کہ انہوں نے کیوں ایسا کہا ہے، تو دونوں صورتوں کے اندر پی ایم ایل این اس کو اپنی وکٹری دیکھے گی۔ اگر تو پی ایم ایل این کا وزیر اعظم ہٹا دیا جاتا ہے تو وہ سیاسی شہید بن جائیں گے، اور اگر وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ تو پھر کامیاب ہیں ہی ہیں، لیکن اگر وہ اگر ان کو ہٹا دیا جاتا ہے تو پھر بھی وہ اس کو انکیش کریں گے پولیٹیکل فرنٹ کے اوپر۔ اس لیے نواز شریف نے شہباز شریف کو کہا ہے کہ آپ آل آؤٹ چلے جائیں اور جو بھی میکسیمم ہو سکتا ہے وہ کر گزریں۔ اب آپ کا اگلا سوال۔ سر لیکن آپ نے یہ جو سیاسی شہید بننے کی بات کی، عمران خان کو بھی تو ہٹایا گیا تھا، لوگوں نے بہت پروٹیسٹ بھی کیا، ان کے فالوورز نے ابھی تک جو ہے وہ سلسلہ چل رہا ہے، وہ بھی تو ایک طرح کے سیاسی شہید بنے تھے۔ ان کو اگر کوئی اتنا بینیفٹ نہیں ہو سکا اور وہ اپنی بات نہیں منوا سکے تو یہ لوگ سیاسی شہید ہو کے کیا لے لیں گے؟ دیکھیے، سیاسی شہید انکیش کرنے کے لیے آپ کو بیٹر پولیٹیکل چاہیے ہوتی ہے، اسٹریٹجی چاہیے ہوتی ہے، اور ٹائمنگ چاہیے ہوتی ہے۔ یہ عمران خان صاحب نے اپنی مظلومیت کیش کرنی تھی الیکشن کے اندر، اگر الیکشن ہو جاتے تو ٹھیک ہے۔ اب ان کی اپوزیشن یعنی کہ موجودہ حکومت نے پوری پلاننگ کے ساتھ، پورے دھڑلے سے، پوری ڈٹائی سے الیکشن کی طرف نہیں جانے دیا معاملہ، ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا انہوں نے چیک کیا ضمنی الیکشن کی صورت کے اندر، نہ کبھی 12 سیٹیں، کبھی 8 سیٹوں کی صورت کے اندر، اور جب وہ اس میں ہارے تو اس کے بعد انہوں نے الیکشن سے دوڑ لگا دی۔ انہوں نے کہا کہ اب الیکشن نہیں کرنے، الیکشن نہیں کھیلنا، اور الیکشن کے علاوہ جو بھی سیاست ہوگی وہ کرنی ہے، کیونکہ جو ہے بقول ان کے یہ ان کا الزام ہے کہ جناب وہ سیٹ اپ ابھی تک جو عمران خان کو جتا رہا تھا وہ سیٹ اپ اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ حالانکہ اگر ہم دیکھیں تو ان ضمنی الیکشن سے پہلے جو عمران خان صاحب کی حکومت کے دوران ضمنی الیکشن ہو رہے تھے وہ تو پی ایم ایل این جیت رہی تھی، تو کیا اس وقت وہ سسٹم پی ایم ایل این کو جتا رہا تھا؟ یہ بھی ایک بڑا کوشچن ہے۔ میرا مطلب ہے کہ یہ اپنی جگہ کے اوپر ایک بہت بڑا سوال ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد پھر موجودہ پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی نے یہ طے کر لیا کہ الیکشن سے ہم نے دور بھاگنا ہے اور الیکشن کو اکتوبر تک ایکسٹینڈ کرنا ہے، کیونکہ سپٹمبر میں یہ جو آئی ایم ایف کا پیکج ہے، آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے یہ ختم ہو جائے گا، پھر ہم آئی ایم ایف کی پابندیوں سے آزاد ہو جائیں گے۔ جب آپ آئی ایم ایف کی پابندیوں سے آزاد ہوتے ہیں تو پھر آپ پیسے کندھوں میں بھی مار سکتے ہیں، دیواروں میں بھی مار سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لٹا بھی سکتے ہیں۔ آپ کوئی بھی بڑے سے بڑا پیکج اناؤنس، آپ پیٹرول کی قیمت آدھی کر دیں، ٹھیک ہے، اور الیکشن میں چلے جائیں۔ کیا خیال ہے؟ تو اس طرح کی وہ اسٹریٹجی ہے ان کی، اور دوسری ان کا یہ ہے، ان کا خیال ہے اپوزیشن کا کہ عمرتا بندیال صاحب کے ہوتے ہوئے الیکشن لڑنا ایک پولیٹیکل خودکشی ہوگی، سیاسی خودکشی ہوگی، تو ہم نے ان کے ہوتے ہوئے الیکشن نہیں کروانے۔ تو عمرتا بندیال صاحب 16 سپٹمبر 2023 کو ریٹائر ہو رہے ہیں، تو وہ 17 کی تاریخ رکھ سکتے ہیں، وہ 18 سپٹمبر کی تاریخ پہ آمادہ ہو سکتے ہیں، 16 سپٹمبر سے پہلے کسی تاریخ پہ وہ آمادہ نہیں ہوں گے۔ لیکن یہ بتائیے گا کہ یہ پرویز الہی صاحب کو جو ہے وہ 15 دن کی بیل مل گئی ہے، ایک طرف ان کی گرفتاری کے لیے اتنا بڑا آپریشن کیا گیا، پولیس فورس کو بھیجا گیا اور آج ان کو بیل بھی مل گئی،
तो अगर उनकी गिरफ्तारी इतनी जरूरी नहीं थी और उनको जमानत मिल जानी थी तो ये सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? देखिए, उनके खिलाफ मुकदमात हैं और मुकदमात जो हैं उन मुकदमात के अंदर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, वो इन्वेस्टिगेशन उन्हें ज्वाइन करवानी है। हमारी जो है अदलिया, वो इंसानी तारीख के अंदर जब से अदालत का निज़ाम कायम हुआ है उस तारीख के अंदर पहली मर्तबा पाकिस्तान की अदलिया जो है वो यूनिक फैसले दे रही है और उन फैसलों के अंदर वो ये कह रहे हैं कि जनाब इन्वेस्टिगेशन कोई ना करे, यानी इन्वेस्टिगेशन ही रोक देते हैं। दुनिया के अंदर कोई अदालत इन्वेस्टिगेशन नहीं रोकती, ठीक है, गिरफ्तारी रोक सकते हैं वो। सर आप ऐसी बात ना करें, अब इमरान खान की एग्जांपल आपके सामने है। इमरान खान साहब को जो है ना वो अदालत ने खुद कहा है कि वो तफ्तीश में जो है वो शामिल हो, वो तो अदालतें तो चाह रही है कि तफ्तीश हो, उसको उनको फ्राइडे के दिन जो है वो बुलाया गया है। नहीं, ये इस बात का सबूत है ना कि इमरान खान इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे, इसीलिए अदालत को ये कहना पड़ा। वो आलिया नीलम साहिबा जो मोअज़्ज़ज़ जज हैं, उन्होंने कहा कि आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं करते और जब आपको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए पुलिस जाती है तो आप छापा का रोला डाल देते हैं, आप जो हैं वो वहां पे आपके लोग पुलिस वालों को मारते हैं, तो पुलिस वाले क्या करें आप हमें बताएं। और इन्वेस्टिगेशन जो है बहुत सारे मुकदमात के अंदर जो है वो स्टे हुई है। तो मेरा मतलब है कि ऐसी सूरत के अंदर जो है वो बहरहाल आज इमरान खान साहब के लिए कोई अच्छा दिन तो नहीं था। वो तो 122 मुकदमात खत्म करवाने गए थे और वहां पे उन्हें कहा गया कि आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करें। इमरान खान साहब ने खिताब भी फरमाया और उन्होंने कहा कि जनाब मुझे इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने में कोई हर्ज नहीं है। पहले उन्होंने गिनवाया कि मैंने 92 का वर्ल्ड कप जीता, मैं प्राइम मिनिस्टर रहा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो, पूरा उन्होंने खिताब फरमाया और उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन एक्सपोजर का मसला है, मैं एक्सपोज हो जाऊंगा। मतलब कि अगर मैं वहां पे जाके ज्वाइन, अदालत ने उनकी प्ली नहीं मानी, ये अदालत ने उनकी प्ली नहीं मानी और उनको कहा है, बिल्कुल आपकी इतला दुरुस्त है कि उन्हें कहा गया कि वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करें। तो सर लेकिन ये परवेज इलाही साहब को 15 दिन की जो बेल मिली है उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? इसके ऊपर मलक अहमद खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी है। वो जो जवेद असगर घराल साहब जो हैं उनके सामने वो केस लगा था। अब जवेद असगर घराल साहब जो हैं वो जाती मुलाजम रहे हैं परवेज इलाही साहब के ना। इनके घर में कोई मेहमान वगैरह जब जाया करता था तो उसको गाड़ी से रिसीव करके उसको ड्राइंग रूम में बिठाने की बकायदा ये बड़े फख्र के साथ वीडियोस बनी हुई है इनकी। ये इन्होंने वीडियोस बना रखी हैं कि ये मेहमानों को रिसीव करके तो बिठा रहे हैं जगहों के ऊपर, तो वो सोशल मीडिया पे दस्तयाब भी हैं आपको अगर आप। तो वो जवेद असगर घराल साहब जो थे उनको चौधरी साहिबान की खिदमत के इवज हाई कोर्ट का जज लगवा दिया गया। अब उसके सामने उनका केस लगना वो उस इल्जाम को जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है या मजबूती देता है कि जिसके तहत वो जो बेंच मैनेजमेंट का इल्जाम नहीं लगता था, वो जो एक कॉल लीक हुई थी जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी की और परवेज इलाही की, जिसके अंदर जो है वो परवेज इलाही साहब जो हैं वो बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में केस जो है वो किस बेंच के सामने लगाना नहीं। वो जो जुबैर हैं जुबैरी साहब जो हैं, वो जुबैरी साहब हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर, उनकी परवेज इलाही के साथ कॉल थी कि सर वो फैसला उसी बेंच में लगवा दीजिए और परवेज इलाही साहब कह रहे हैं आप बेफिक्र है वहीं पे लगेगा। तो इसका मतलब ये है कि वो जो बेंच मैनेजमेंट या बेंच मैनूवरिंग की बात हो रही है ये तो उस इल्जाम को कंफर्म करती है कि चौधरी साहिबान के जो घर के मुलाजमीन हैं और वो रहे हैं उनको खुद रिक्यूज कर लेना चाहिए था, जज साहब को माजरत कर लेनी चाहिए थी कि मैं ये केस नहीं सुनूंगा, लेकिन उन्होंने ना सिर्फ के सुना बल्कि 5 से 7 मिनट के अंदर उन्होंने उनको बेल भी दे दी 15 दिन के लिए और उन्होंने कहा कि जनाब और भी केसेस दर्ज हो सकते हैं। उन्होंने कहा और केसेस दर्ज होंगे तो आप दोबारा आ जाइएगा बेल लेने के लिए। तो बहरहाल लेट्स सी, इस वक्त एक केस जो है वो उन्होंने दर्ज करवाया, एक एफआईआर जो है वो लोकल थाने के अंदर फाइल की है चौधरी साहब ने, जिसके अंदर उन्होंने राना सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ, मोहसन नकवी,
इन सब के ऊपर ना केस रजिस्ट्रेशन की दरखास्त दी है। आज उन्होंने हाई कोर्ट में कहा कि जनाब वो हमारे दरखास्त के ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं कर रहे। हाई कोर्ट ने वो उनकी दरखास्त मुस्तरद भी कर दी और उन्होंने कहा कि वो मुतलका फोरम से रजू करें, क्योंकि खदशे की बुनियाद के ऊपर जो है वो हम ये हुक्म नहीं दे सकते कि जनाब चूंकि आपका ख्याल है कि वो इन्होंने आपके घर के ऊपर हमला किया है और उनका ख्याल है कि उनके पास FIR और वो दस्तयाब था वारंट, तो आप मुतलका फोरम से रजू करें। ये एक अदालत से ये भी हुक्म आज लाहौर हाई कोर्ट में जारी हो। जी नाज़रीन, आपने रिजवान रज़ी साहब का एनालिसिस सुना कि इस वक्त घमसान का रंग पड़ा हुआ है और अदालतें और पार्लियामेंट तमाम इदारे जो है एक दूसरे के आमने सामने हैं। आने वाले दिनों में क्या हो सकता है वो भी आपको रिजवान रज़ी साहब की जुबानी जो है वो हम सुनाते रहेंगे। लेकिन आज के वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय देना मत भूलिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।